हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट क्रैकर। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो JNK सेट के क्वेश्चंस के ऊपर होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। बट उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता देती हूँ, JNK सेट का जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, तो उसी के चलते हम सभी ने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स का नाम है JNK सेट 2023 पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपका पेपर वन और पेपर 2 दोनों ही कवर हो जाएंगे। पेपर 1 में सारे ही सब्जेक्ट्स ऑल 10 यूनिट्स कवर होने वाली हैं, और साथ ही साथ पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसका जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 5131। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको यहाँ पर ये कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कंटेंट के साथ साथ यहाँ पर PDF मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव सेशंस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, जिसको आप कंटिन्यू देख सकते हो 6 मंथ तक। वैसे आपका सिलेबस 3 मंथ में ही कंप्लीट कर दिया जाएगा विद अवर एक्सपर्ट्स, बट जो आप एक्सेस ले सकते हो वो 6 मंथ का आपका एक्सेस होगा। तो जल्दी से देरी ना करते हुए फटाफट से जो नंबर विजिबल हैं आपको स्क्रीन पे कॉल करिए और हमसे कनेक्ट करिए, ताकि आपके कोर्सेज स्टार्ट हो पाए हमारे थ्रू और ज़्यादा देरी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के 10 क्वेश्चंस के ऊपर। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव जो फैक्टर्स है, ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन कौन से होंगे। तो पॉजिटिव फैक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ, टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यस, टीचर का क्या नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक इफेक्ट है, पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, दूसरा अगर मैं देखूं, टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्या टीचर का सामाजिक आर्थिक जो बैकग्राउंड है वो इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। सामाजिक आर्थिक से रिलेटेड टीचर का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, टीचर की नॉलेज मैटर करती है, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए 2 ऑप्शन तो हो ही गए। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर देखूं, टीचर की एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं। छात्रों को खुश करने के लिए टीचर हमेशा प्लीज नहीं करेंगी, लाइक प्लीज आप पढ़ लीजिए, या फिर क्योंकि आप खुद इतने एबल हो, आप इतने खुद समझदार हो, आप सभी एडल्ट लर्नर्स हो, तो आपको प्लीज करने की यहाँ पर टीचर को जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट भी कट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ई ऑप्शन को, टीचर पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट, टीचर का जो व्यक्तिगत संपर्क है स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ, क्या वो होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक प्रोफेशनल जो रिलेशन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के साथ में, वो होना चाहिए, ना कि पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, राइट। तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो चुका है। F ऑप्शन को देख लीजिए, टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग द क्लासरूम ट्रांजिशन, मतलब शिक्षा के लेन देन में प्रबंधन, मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, और निगरानी टीचर की क्षमता को डेवलप करती है। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है, टीचर की क्षमता, टीचर की कॉम्पिटेंस जो डेवलप होगी, वो किस तरीके से टीचर मैनेज कर रही हैं, किस तरीके से टीचर मॉनिटर कर रही हैं क्लासरूम ट्रांजिशन को, ये इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव फैक्टर को इवैल्यूएट करता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट सी हो गया और एफ हो गया। तो ए सी एंड एफ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4th पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था? पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक जो शिक्षक का प्रभावशीलता है वो किस किस पॉइंट पे होगी। तो हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट आपको वहाँ पे सारा जो लिंक है, जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू अवर कोर्सेज और जितने भी नंबर्स है वो आपको विजिबल हो जाएं, ताकि आप क्विकली एनरोल कर लें अपने कोर्सेज के लिए और पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास 3 मंथ हैं और 3 मंथ में हमें सिलेबस को कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। तो एजर्शन अगर हम देखें, दावा और कारण, क्या बनेगा? तो एजर्शन ये कहता है, द पर्पस ऑफ द हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट। तो अगर मैं बात करती हूँ हायर एजुकेशन का जो मेन पर्पस है, क्या वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज को इवैल्यूएट करता है? तो यस, हायर एजुकेशन से
कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि रचनात्मक सोच और उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देना, ये एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य बन जाता है उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से, राइट। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एजर्शन, दावा, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। नेक्स्ट, रीजन की अगर मैं बात करती हूं, दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, क्या इन्हीं पॉइंट से जॉब की प्लेसमेंट सुनिश्चित करता है। देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग से जॉब प्लेसमेंट आपका इंश्योर नहीं करेगा। अगर मैं बात करती हूँ इंश्योरिंग जॉब प्लेसमेंट होगा, बट क्या उससे क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव होंगी, तो नहीं होंगी। यहाँ पर हायर एजुकेशन के दोनों ही पॉइंट्स करेक्ट है, मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग की प्रमोशन है वो तो होगी और जॉब प्लेसमेंट भी होगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, मतलब कि जो भी क्षमताएं हैं नौकरी से रिलेटेड उनको सुनिश्चित करती है। इसीलिए हायर एजुकेशन में क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट तो हमें हायर एजुकेशन में करना ही है, वो जॉब प्लेसमेंट के लिए नहीं करना है, ठीक है। जॉब प्लेसमेंट ही हमारा एम नहीं है, हमें लाइफ में बहुत एक बेटर पर्सन, एक बेटर क्रिटिकल थिंकर बनना है, अपनी एबिलिटीज को डेली बेसिस पर प्रमोट करना है, डेवलप करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन दोनों तो करेक्ट है, लेकिन आर यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता है ए का, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका, दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए को सही व्याख्यात नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको करना है करेक्ट ऑप्शंस को चूज। तो सेट 1 दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको सेट 2 दिया हुआ है। तो सेट 1 में आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, मतलब रचनात्मक मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें कि आपने नेट में भी एग्जाम में देखा होगा और सेट एग्जाम में भी एक क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड है, अगर आप सभी ने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़े होंगे, तो आप सभी को पता है फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, मतलब जब सेशन चल रहा है उसी दौरान, राइट। अगर मैं अभी आपको एक टॉपिक क्लियर कराऊं, सपोज करो मैं इवैल्यूएशन के टाइप सारे बताऊं एंड आफ्टर दैट मैं आपसे उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछूं क्लास में ही, ठीक है, ऑन द स्पॉट, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मतलब ये होगा कि मैं वो टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद आपसे वो 4 क्वेश्चन इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे क्लियर हो कि जो आपको मैंने समझाया वो आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ, मैं आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रही हूँ ताकि मैं आपको फिर बता पाऊँ कि आपकी वीकनेसेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचर हमेशा क्विजेस के फॉर्म में लेती हैं, डिस्कशन के फॉर्म में लेती हैं, आंसर क्वेश्चंस फॉर्म में भी ले सकती हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपको सीधा सीधा पता चल गया है कि 4th ऑप्शन होगा। तो और ऑप्शन को चेक कर लीजिए, पहले का 4th तो निश्चित हो गया है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये 4th वाला ऑप्शन पहले में ही आ रहा है, और ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको क्लियरली समझ आ गया है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। कभी भी आप क्वेश्चंस को करोगे तो कोशिश करोगे कि एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करो, स्पेशली इन मैचिंग, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से जा सकते हो, एलिमिनेशन से जा सकते हो, क्योंकि आपका आंसर क्विकली एक ही बार में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ समेटिव इवैल्यूएशन, इसको भी समझ लेते हैं कि समेटिव इवैल्यूएशन है क्या। तो योगात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है, सॉरी आफ्टर द सेशन, ठीक है, आफ्टर द सेशन वो हो जाएगा आपका क्या, समेटिव इवैल्यूएशन। मतलब कि यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाता है सेशन, या फिर जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसको कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होता है। अभी हम सभी क्या कर रहे हैं, मैं आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ या हमारे थ्रू आपकी प्रिपरेशन हो रही है। अगर आप कोर्सेज को बाय करते हो तो हम आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपका एम क्या है, आपको क्या क्लियर करना है, आपको नेट क्लियर करना है, आपको सेट एग्जाम को क्लियर करना है।
तो वही आपका मेन एम है, वही आपका अल्टीमेट गोल है। तो उसके लिए जो आप एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि रिजल्ट आपका वही शो होगा, राइट, वहीं पर ही पता चलेगा कि आपने वो एग्जाम क्लियर किया या नहीं किया। वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, जो फाइनल आउटकम निकल के आता है ना, उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, मतलब योग्यात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी लर्निंग आउटकम्स है, सीखने का जो फाइनल ग्रेडिंग मिल रहा है, उसका जो परिणाम है, उसको हम कहते हैं क्या, समेटिव इवैल्यूएशन। थर्ड इवैल्यूएशन की बात अगर मैं करूं, सीसीई पैटर्न। आप सभी को पता है क्या सीसीई पैटर्न किसने डेवलप किया है, सीबीएसई ने डेवलप किया है। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा ये आया सीसीई पैटर्न। अब सीसीई पैटर्न है क्या, सीसीई पैटर्न ट्रू इवैल्यूएशन को डेवलप करता है, मतलब इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों को ही मिक्स किया जाता है। फॉर्मेटिव का जो क्राइटेरिया रहता है वो 40% का रहता है, समेटिव का जो क्राइटेरिया रहता है वो 60% का रहता है। तो जो मेरे कोर्सेज होंगे उसमें तो आपको क्लियरली समझ आ ही जाएगा, क्योंकि जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं ऑनगोइंग टीचिंग का ही चल रहा है, तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर करा दी हैं अपने थ्रू। तो आप वहां पे इन कोर्सेज को भी बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स विजिबल हो जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो टीम के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ट्रू इवैल्यूएशन होता है, राइट। तो इवैल्यूएशन किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट से। मतलब यहां पर कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई को जज नहीं करेगा, जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डांसिंग में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, खेल में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो गेम्स में इंटरेस्ट है, तो उसमें भी आप इवैल्यूएट करे जाओगे, मतलब टीचर के थ्रू आपकी परफॉर्मेंसेस इवैल्यूएट होगी, तो उसको हम कहते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला आ जाएगा। मतलब अगर मैं सतत और व्याख्यत मूल्यांकन की बात करती हूँ, तो हम उस पहलू को देखेंगे जो कि आपके संज्ञात्मक है और सहसंज्ञात्मक है, मतलब कॉग्निटिव है, और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। तो उसके बेसिस पे आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब लास्ट को देख लीजिए, नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग वो होता है जहां पर आप एक परफॉर्मेंस को, ए पर्सन को बी के साथ इवैल्यूएट करते हो, बी की परफॉर्मेंसेस को फिर सी के साथ करते हो, सी की परफॉर्मेंसेस को डी के साथ करते हो। मतलब जो स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट को बी के साथ देखा, बी को सी के साथ देखा, एंड देन उसके बाद उसमें रैंकिंग प्रोवाइड कर दी, वो हो जाता है आपका नॉर्म रेफरेंस। अगर मैं क्राइटेरियन की बात करती हूं, तो क्राइटेरियन कुछ भी नहीं है, एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 50% जिनके मार्क्स आएंगे वही पास होंगे इस कोर्स में, ठीक है, या वही पास होंगे इस टेस्ट में। तो जो 50% का जो स्टैंडर्ड है, जो क्राइटेरिया है, जो मेरे द्वारा सेट किया गया है, तो वो क्या हो गया, वो मैं इवैल्यूएट करूंगी हर एक स्टूडेंट का, और जो 50% मार्क्स लेकर आएंगे उनको मैं पास कर दूंगी, और जो उनसे कम होंगे उनको मैं कट कर दूंगी, मतलब उनको मैं बाहर कर दूंगी, राइट। समझ आया। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। इसका मतलब वो टेस्ट जो इंटरप्रेट हो रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, तो इसके बेसिस पे फिर आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा। मतलब अगर मैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की बात करती हूं, तो यहाँ पर वो टेस्ट जिनकी व्याख्या आधारित है समूह और कुछ मंडन पे, राइट। तो इसके बेसिस पे आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट हो जाता है। देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन से ही क्लियर हो गया था हमारा पहला ऑप्शन होगा, बट मैंने आपको क्विकली सारे ही टाइप्स के इवैल्यूएशन बता दिए कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होते क्या क्या हैं, ठीक है, क्योंकि इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्टिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्याख्यित मूल्यांकन है, सतह और व्यापक मूल्यांकन है, जिसकी विशेषता बताई गई है। मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर मैं करूं, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। क्या ये इंक्रीज करता है वर्कलोड? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीबीएसई के द्वारा आया है ताकि वर्कलोड को कम किया जाए, ना कि इंक्रीज किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये ये जो परीक्षा है, ये छात्रों को बोझ को बढ़ाता है, बोझ को नहीं बढ़ाता है, छात्रों के बोझ को कम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है।
बी ऑप्शन को देखते हैं, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद द ग्रेड्स। तो यहाँ पर ग्रेड को ना बदलाव किया गया है, सॉरी अंक को बदलाव किया गया है ग्रेड के साथ। मतलब सपोज करो कि अगर एक स्टूडेंट है उसके 98.9% आए हैं और बी स्टूडेंट है उसके 97.5% आए हैं, तो डिफरेंस देख लीजिए कितना कम का है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था एक टाइम पे, तो सीसी पैटर्न के ही थ्रू या फिर हम बोल सकते हैं इसी इवैल्यूएशन के थ्रू ये क्लियर किया गया कि अगर 90 से 100 के बीच में जिस भी स्टूडेंट के परसेंटेज होंगे उन सभी को A+ ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो मैं दोनों को ही ग्रेड A+ दूंगी, तो स्टूडेंट को ये नहीं लगेगा कि मेरे फ्रेंड के कम मार्क्स आए हैं या मेरे फ्रेंड के ज्यादा मार्क्स आए हैं। मतलब एक कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए रिप्लेस किया गया किसको, मार्क्स से ग्रेड्स में, ठीक है। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है कि ग्रेड को यहाँ पर अंक को बदलाव किया गया ग्रेडिंग से, तो ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो हर एक पहलू के मूल्यांकन को ये डेवलप करता है, ये बिल्कुल सही बात की गई है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में, ठीक है। नेक्स्ट डी ऑप्शन की बात करते हैं, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जाम फोबिया। यहाँ पर जो स्टूडेंट को एग्जाम फोबिया था, लाइक एग्जाम से डर लगता था, एग्जाम की एंजाइटी थी, वो भी ओवरकम होने लगी सीसी पैटर्न के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे उनका जो भय है वो अपने आप से कम हो गया, मार्क्स को चेंज कर दिया है ग्रेड्स के थ्रू, तो जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा डरते कम है एग्जाम को लेकर। तो इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो गए, बी, सी एंड डी, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो ये भी हमने क्लियरली समझ लिया है सीसी पैटर्न वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, व्हाट आर द रिक्वायर्ड गुड टीचिंग, रिक्वायर्ड फॉर द गुड टीचिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि गुड टीचिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, अच्छे शिक्षण का यहाँ पर क्या आवश्यक है। अगर मैं बात करती हूँ डायग्नोसिस की बात करती हूँ, मतलब निदान की बात करती हूँ, तो डायग्नोस करना मतलब होता है जब एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को देखा जा रहा है और एक स्टूडेंट की वीकनेसेस को देखा जा रहा है, ठीक है, वो होता है डायग्नोस करना, राइट। तो डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक टीचर को। मतलब टीचर जब टेस्ट लेती हैं देन उसके बाद इवेलुएट करती हैं कि एक स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ टीचिंग है या फिर कम्युनिकेशन में वो बेस्ट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मार्क्स उनके कम आ रहे हैं या जो वीक सब्जेक्ट है वो आपका मैथ्स है और डीआई है, ठीक है। तो मैथ्स और डीआई को इम्प्रूव करने के लिए मैं आप सभी की हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है। मैथ्स और डीआई के जो क्वेश्चंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं आप सभी को गाइड करने वाली हूँ। तो वो क्या करूंगी, मैं आपके वीकनेसेस को बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगी। मतलब डायग्नोस तो मैं करूंगी ही करूंगी और साथ ही साथ रेमेडी भी बताऊंगी कि आप उसे कैसे डेवलप कर सकते हो या कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपने वीक सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो मैं उपाय भी दूंगी आपको, राइट, रेमेडी भी दूंगी और डायरेक्शन भी प्रोवाइड करूंगी। मैं दिशा भी बताऊंगी कि भाई आपका जो एम है, वैसे तो आप सभी को गोल पता है अपना कि आपको किस गोल में जाना है, बट टीचर आपको क्या करती है, यहाँ पे आपको हेल्प करती है कि आप प्रॉपरली उसी गाइडेंस में चलो और सेम डायरेक्शन को फॉलो करो और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको डेवलप कर पाओ, उसमें अच्छा बेटर कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट फीडबैक भी देना बहुत जरूरी है, टीचर को अपनी प्रतिक्रिया भी देनी जरूरी है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको सही फीडबैक देना, अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो भी उसको फीडबैक देना बहुत जरूरी है टीचर को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सारे ही पॉइंट्स गुड टीचिंग के पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसीलिए ABCD आ जाएगा यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं बार बार इसीलिए आपको बता रही हूँ, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा टेलीग्राम का लिंक, सो दैट आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो पाएं और वहाँ पे हम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें साथ ही साथ। तो चलिए 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। टेक्निक यूज्ड बाय आवर टीचर टू टीच इंक्लूड। सो कौन कौन सी टेक्निक्स टीचर यहाँ पर यूज करती हैं टीच करने के लिए। तो टीचर की टेक्निक्स के बारे में बात करनी है
ना कि स्टूडेंट की टेक्निक्स के बारे में बात करनी है। तो शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए कौन कौन से उपयोग हैं या फिर कौन कौन से तकनीकियां हैं जो शामिल की जानी चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ लेक्चर मेथड, लेक्चर कौन देता है, टीचर ही देता है। व्याख्यान कौन करता है, टीचर ही व्याख्यान करेगा, तो इसीलिए ये टीचर सेंट्रिक मेथड हो गया। नेक्स्ट इंटरैक्टिव लेक्चर, लेक्चर्स जो टीचर इंटरैक्टिव लेक्चर मतलब 1 to 1 कनेक्ट करके स्टूडेंट के साथ, तो वो कनेक्शन जो रहेगा वो भी तो लेक्चर टीचर ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इंटरैक्टिव व्याख्यान जो करने वाली हैं वो भी टीचर ही करती हैं। ग्रुप वर्क, टीम वर्क जो होता है वो टीचर ही प्रोवाइड करती हैं। सपोज करो मैंने 5 स्टूडेंट का ग्रुप बना लिया, 5-5 का ग्रुप बना के मैंने आपको एक टीम वर्क दिया, ग्रुप वर्क दिया, ताकि आप उसमें अपने क्रिटिकल थिंकिंग को इवैल्यूएट कर पाओ, ठीक है, आप अपनी स्किल्स को जान पाओ। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो टीचर के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हो रहा है। समूह कार्य, ठीक है, वो टीचर के इवैल्यूएशन के थ्रू हो रहा है। सेल्फ स्टडी टीचर का एम है, मतलब टीचर टेक्निक यूज करती है, बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ स्टडी तो आप खुद करते हो ना, आप सभी स्टूडेंट हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं जो अध्ययन करते हो वो आप स्टूडेंट ही करते हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ए, बी एंड सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि डी ऑप्शन तो स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेन, मतलब जो नैतिकता मूल्यांकन है वो कैसे पता लगा सकते हैं, हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने से क्या डायग्नोस्टिक हो सकता है। डायग्नोस्टिक याद है आप सभी को, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि डायग्नोस करना मतलब होता है टीचर ने अपनी स्ट्रेंथ बता दी है, टीचर ने अपनी वीकनेसेस, मतलब सॉरी स्टूडेंट की वीकनेसेस बता दी है, ठीक है। अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ बता रही हूं तो मैं आपके बेस्ट सब्जेक्ट को बताऊंगी, वीकनेसेस वो सब्जेक्ट हैं जो आपके वर्स्ट सब्जेक्ट हैं, जिसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो वो आप को इवैल्यूएशन में अगर टीचर हेल्प कर रही हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको डायग्नोस कर रही हैं, आपकी इवैल्यूएशन को डायग्नोस कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन आपकी प्रोग्रेसेस को बता रही हैं और आपके फेलियर को बता रही हैं, तो वो डायग्नोस्टिक तो हो गया। लेकिन अगर मैं रेमेडियल की बात करती हूँ, मतलब अगर मैं आपको रेमेडीज भी प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ ही साथ टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस करना नहीं होता है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बता के काम टीचर का खत्म नहीं होता है। टीचर का काम तब खत्म होता है जब वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताते साथ साथ रेमेडीज भी बताएं, उसके उपाय भी बताएं कि आप अपने वीकनेसेस के उपायों को कैसे डेवलप कर सकते हो और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर क्या करने की बात की जा रही है, इम्प्रूवमेंट की बात करने की बात की जा रही है। तो इसीलिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक की बात करती हूँ तो लर्निंग प्रोग्रेस ही नहीं होगा, जबकि यहाँ पर हम यहाँ पे कॉजेज और रेमेडीज को भी परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करेंगे। मतलब टीचर का जो काम होने वाला है वो रेमेडीज भी प्रोवाइड करने का, उपाय भी बताने का काम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्देशकों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उनके उपचार भी बताने हैं टीचर को, ठीक है। तो वो हो जाएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डिग्री ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द कोर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो तो समेटिव होता है। तो समेटिव इवैल्यूएशन, अंत में निर्देशक उपलब्ध करने की डिग्री, तो बिल्कुल भी नहीं, अंत वाला तो आपका समेटिव हो गया। और बिगिनिंग वाला, स्टार्टिंग वाला जो रहता है, ठीक है, शुरुआत में जो छात्रों का प्रदर्शन होता है वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ना। हमने अभी इवैल्यूएशन पढ़े थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन किए थे, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से तो आप सभी जानते होंगे डिसलेक्सिया को, क्योंकि एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपने तारे ज़मीं पर मूवी में भी देखा होगा। और मूवी में जो बॉय था जिसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, मतलब जो डिसऑर्डर था, वो किसको था, ईशान को था ना, याद आया, ईशान को था। तो ईशान जो था उसको वो एसोसिएटेड था किस डिसऑर्डर के थ्रू, डिसलेक्सिया। बट वो डिसलेक्सिया क्या था, अगर आपको याद होगा डिसऑर्डर, तो वो जो बच्चा था, ईशान था, उसको यहाँ पे ना उड़ते हुए वर्ड्स दिखते थे, लाइक A B C, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ तो ABC इस तरीके से उड़ते हुए वर्ड्स दिखते थे।
तो जब जो रीडिंग है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी बच्चे को रीड नहीं कर पाता है बच्चा, तो वो जो एसोसिएटेड होता है डिसऑर्डर, उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं डिसलेक्सिया, जो कि किससे होता है, वो कौन सी प्रॉब्लम है, रीडिंग प्रॉब्लम है। मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं है, राइटिंग डिसऑर्डर नहीं है। आप सभी ने सुना भी होगा, अभिषेक बच्चन को भी ये प्रॉब्लम थी डिसलेक्सिया वाली, जो कि बाद में अभिषेक बच्चन ने भी इसको कन्वे किया था कि डिसलेक्सिया वाली जो डिसऑर्डर था वो मुझे भी था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं डिसलेक्सिया को ईशान से और अभिषेक बच्चन से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है, विकार है, वो किससे संबंधित है, तो पढ़ने के विकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following methods are the true evaluation of the student is possible? अगर मैं बात करती हूँ सबसे सही इवैल्यूएशन कौन सा है, सबसे ज्यादा अच्छा इवैल्यूएशन कौन सा है, तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए, कभी भी आपको आंसर आना चाहिए, तो वो होगा आपका सीसी पैटर्न। क्योंकि सीसी पैटर्न जो डेवलप किया गया वो सीबीएसई के द्वारा किया गया, क्योंकि सीबीएसई ने बोला कि हम सीसी पैटर्न को डेवलप करेंगे ताकि फॉर्मेटिव भी आ जाए और सबमिटिव भी आ जाए, क्योंकि ये दोनों का ही मिक्सचर है। सीसी पैटर्न फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी होता है और सबमिटिव इवैल्यूएशन भी होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन 40% देखा जाता है हर एक स्टूडेंट का, ठीक है, और सबमिटिव इवैल्यूएशन 60% के इवैल्यूएशन से देखा जाता है। ठीक है, तो 60% जो क्राइटेरिया लिया जाता है स्टूडेंट का वो सबमिटिव से लिया जाता है, और फॉर्मेटिव का जो रहता है वो 40% का क्राइटेरिया एक स्टूडेंट का किसमें लिया जाता है, सीसी पैटर्न में लिया जाता है। तो जो सही जो विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव किससे है, तो वो सही मूल्यांकन संभव एट द एंड ऑफ द कोर्स तो नहीं है, क्योंकि एट द एंड तो सबमिटिव हो गया ना, एट द एंड तो सबमिटिव हो गया, राइट, मतलब अंत का मूल्यांकन करना, क्योंकि ये तो सबमिटिव हो गया। नेक्स्ट, वर्ष में 2 बार करना, एक वर्ष में 2 बार इवैल्यूएशन करना, क्या वो हो सकता है, नहीं, इवैल्यूएशन हर बार होना चाहिए, हर एक फेज में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको, जैसे हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं अपने कोर्सेज में, एक कोर्स कंप्लीट कराया, यूनिट 1 टीचिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद एक आपका टेस्ट होगा फुल फ्लेज 50 क्वेश्चन का। इसी तरीके से इवैल्यूएशन होना चाहिए, ताकि एक यूनिट आपने जो कवर की उससे आपको ये पता चल जाए कि आपने जो परफॉर्मेंस दी अपनी वो किस तरीके की दी, और उसमें कितनी गलतियां आपकी मिली, कितना आपको समझ नहीं आया, वो फिर आप हमसे पूछ सकें। ठीक है, तो इवैल्यूएशन जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, हर एक फील्ड में होना चाहिए, हर एक पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का हर दिन इवैल्यूएशन करते हैं टीचर्स, तो वो जो इवैल्यूएशन होता है वो ही, उसको ही हम कहते हैं सतत मूल्यांकन, मतलब कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। ठीक है, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो होगा नहीं ना, क्योंकि फॉर्मेटिव भी नहीं लेंगे, सबमिटिव भी नहीं होगा, हमारा बेस्ट इवैल्यूएशन हो जाएगा सी ऑप्शन, सतत मूल्यांकन। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम टीचिंग, अगर मैं क्लासरूम टीचिंग के कॉन्सेप्ट की बात करूं, सॉरी कंटेक्स्ट की बात करूं, कंटेक्स्ट मतलब क्या होता है, उस विषय में, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में बोल सकते हो, उसके संदर्भ में अगर हम बात करें, क्लासरूम टीचिंग के संदर्भ में बात कर रहे हैं, द फाउंडेशन ऑन विच वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद द लर्नर इज बिल्ड इज कॉल्ड, मतलब जो रिलेशनशिप टीचर और लर्नर के बीच में हो रही है, वो रिलेशनशिप किसके बेसिस पे होती है, क्या वो प्रोबिंग की बेसिस पे होती है। प्रोबिंग का मतलब होता है क्वेश्चनिंग पुटअप करना, ठीक है, मतलब एक तरीके से प्रोबिंग का मतलब होता है उकसाना या फिर जांच लेना, ठीक है, उकसाना बोल सकते हैं। अब प्रोबिंग एक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है इफेक्ट, क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको प्रोबिंग की बात करूं तो प्रोबिंग नेगेटिव इसीलिए होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टीचिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको टीचिंग पढ़ाया, मैं टीचिंग पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन आपको डाउट किससे है, आपको रिसर्च से है डाउट, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर को ना डिस्टर्ब करके टीचिंग का क्वेश्चन, टीचिंग का सिलेबस हो रहा है कंप्लीट, रिसर्च में आए ही नहीं है हम, ठीक है, अभी कंप्लीट किया ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी पूछना है रिसर्च का, तो वो क्या हो गया, वो एक प्रोबिंग हो गया, मतलब उकसाना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं जांच लेना। लेकिन वो जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो तभी होना चाहिए ना जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो,
ठीक है, क्योंकि देखो स्टूडेंट के लिए तो वो पॉजिटिव है, लेकिन वो टीचर के लिए नेगेटिव हो जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। क्योंकि अभी तो टीचिंग चल रहा है, आप रिसर्च का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, या तो क्लास के बाद पूछ लो या बीच में पूछ लो, ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाए टॉपिक वो। लेकिन नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ऑन द स्पॉट बीच में ही टीचर से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो उनके लिए तो पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन टीचर के लिए और बाकी जो स्टूडेंट है, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगी तो उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, तो प्रोबिंग तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर का इफेक्ट। क्या टीचर का इफेक्ट होगा, क्या टीचर का इफेक्ट होगा, मतलब शिक्षक का प्रभाव होगा, सॉरी ये हो जाएगा यस, ठीक है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। टीचर का इफेक्ट ही तो होगा जब हम फाउंडेशन को बिल्डअप कर रहे हैं, वार्म और नर्चरिंग रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूं मेरा और आप सभी का रिलेशन डेवलप हो, मतलब आप मुझसे झिझको ना कि कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, सपोज करो, और रिलेशनशिप हमारा डेवलप होता चला जाए और आप मुझसे अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सको, ठीक है, तो मैं यही चाहती हूं। तो वो किससे होगा, वो टीचर के इफेक्ट से होगा। टीचर का जो प्रभाव पड़ रहा है ना आप सभी के ऊपर, जैसे मेरा प्रभाव आप सभी के ऊपर अगर पड़ेगा, तो आप उससे जज कर पाओगे कि हमारा जो रिलेशन होगा वो किस तरीके का होगा, राइट। तो हमेशा जो टीचर का इफेक्ट है वही जज करता है कि जो रिलेशनशिप है लर्नर्स का वो टीचर के साथ में कैसा है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा, शिक्षक का प्रभाव। नेक्स्ट, अगर मैं स्ट्रक्चरिंग की बात करती हूँ, स्ट्रक्चरिंग नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को कंटेंट बना देना और टॉपिक को कंप्लीट करके पूरा थ्योरेटिकल चीजें क्लियर कर देना, वही टीचर का काम नहीं है, स्ट्रक्चर का काम नहीं है। क्योंकि स्ट्रक्चरिंग तो मतलब क्या होता है, टीचर ने कंटेंट बना दिया और वो पढ़ा दिया, तो स्ट्रक्चरिंग वो हो गया। फीडबैक, सिर्फ और सिर्फ फीडबैक प्रोवाइड करना वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फीडबैक से सिर्फ और सिर्फ लर्नर और टीचर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होगा, ये हो ही नहीं सकता। प्रतिक्रिया से सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता है। हमें रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए टीचर का जो प्रभाव है ना, टीचर का जो इफेक्ट है या इफेक्ट है, वो इवेलुएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, राइट। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरली समझ आ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप सभी जेन के सेट के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हैं। आपको मेंशन हो रहा होगा स्क्रीन पे नंबर, अगर स्क्रीन पे नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।